इस कॉन्वर्जेशन को हम दो तरीके से ले सकते हैं। फूड सिक्योरिटी के मायने क्या है? क्या फूड सिक्योरिटी के मायने ये हैं कि पाकिस्तान जो कुछ भी कंज्यूम करती है हमारी पॉपुलेशन, वो सब लोकली प्रोड्यूस करे? तो हाँ, इसका जवाब है पाकिस्तान बिल्कुल फूड इनसिक्योर है, और पाकिस्तान में यकीनन जितनी भी ग़िज़ाई अशिया हैं मेजर, सच एज गंदम हो गई या आटा हो गया, चीनी हो गई, सब्जियां हो गई, फल फ्रूट हो गए, इन सब की एट सम लेवल कोई ना कोई शॉर्टेज या हमें फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि हमारे पास वो मीन्स या जराए हो कि हमको जो कुछ भी हमारी आवाम कंज्यूम करती है वो हम हासिल कर सकें, चाहे वो हम हासिल कर सकें थ्रू लोकल प्रोडक्शन या चाहे वो हम हासिल कर सकें थ्रू ट्रेड, तो हम जरूर फूड सिक्योर हैं। अमेरिका फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपनी ग़िज़ाई अशिया जो कंज्यूम करता है उसका तकरीबन 30 से 40% इम्पोर्ट करता है। यूरोपीय यूनियन का भी यही मामला है। चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑफ फूड गुड्स, हालांकि वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है ऑफ फूड कमोडिटीज, ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, गंदम में, चावल में, गन्ने में, इवन थिंग्स लाइक सोयाबीन में। चाइना और चावल में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन उस दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर भी है। तो ममालिक जो हैं, कंट्रीज जो हैं, वो दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं। या तो वो मेक श्योर करें कि उनके पास कि हर चीज लोकली प्रोड्यूस करें। बाय द वे, ये तरीका हमेशा कारआमद साबित नहीं होता। बहुत जिन मुल्कों ने ये मेथड ट्राई किया है, उनमें से अक्सर इस फिलॉसफी में फेल हुए, बिकॉज आपकी जमीन, आपका क्लाइमेट, आपके फार्मर्स आर नेवर एबल टू ग्रो एवरीथिंग। मीनवाइल जो आपकी कंज्यूमर बेस होती है, जो पॉपुलेशन होती है, उसके टेस्ट इवॉल्व करते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोयाबीन जो कि एक ऐसी क्रॉप है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मेजर इंपोर्ट बिल का हिस्सा बन गया है। अप टू $2 बिलियन हम सोयाबीन के इंपोर्ट करते हैं हर साल तकरीबन। या पाम ऑयल फॉर एग्जाम्पल। अब ये कुछ चंद ऐसी ग़िज़ाई अशियाँ हैं जो कि शायद हमें ग्रो या तो नहीं करनी चाहिए, या हम ग्रो कर नहीं सकते क्योंकि हमारी क्लाइमेट सूटेबिलिटी नहीं है, या हमारे पास वाफिर मिकदार में सीड्स अवेलेबल नहीं है, या हमारे 10 किस्म के मसाइल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गन्ना फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को नहीं ग्रो करना चाहिए, शायद पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो उन ट्रॉपिकल कंट्रीज के बराबर या वैसा क्लाइमेट नहीं है जैसा गन्ने की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए होना चाहिए। इसी तरीके से पाम ऑयल फॉर एग्जाम्पल, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ऐसे ट्रॉपिकल ममालिक में ग्रो किया जाता है जहाँ का क्लाइमेट जो है इज इज वेरी वेट, जहाँ बारिशें सारा साल होती हैं, 12 महीने। तो इस फूड इनसिक्योरिटी का हल क्या हुआ? क्यों? पाकिस्तान पाम ऑयल भी बहुत इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान सोयाबीन भी बहुत इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान कपास भी बहुत इंपोर्ट करता है, हालांकि वो हम कंज्यूम नहीं करते, ग़िज़ाई अशिया में शामिल नहीं, लेकिन इंपोर्ट बहुत करता है। इन सब जीसीसी ममालिक, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब फूड इंपोर्टर्स। लेकिन इनके पास इस फूड इनसिक्योरिटी का, अगर इसको हम फूड इनसिक्योरिटी कहें, इसका हल क्या है? कि इनके पास इतनी एक्सपोर्ट्स हैं या इनके पास इतने पैसे हैं कि ये उन तमाम इंपोर्ट्स को इजीली बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो कंप्लीटली फूड सिक्योर है, फूड प्राइसेस कहीं भी पहुंच जाए। सऊदीया, कभी आपने नहीं नहीं ये सुना होगा कि सऊदीया में आटे की किल्लत हो गई या सऊदीया में चावल की किल्लत हो गई, हालांकि वो चावल नहीं ग्रो करते। सो आपका मसले का हल हर चीज लोकली ग्रो करना नहीं है। आपका मसले का हल यह है कि आप अपनी अवाम के पास इतनी कुवत अफोर्डेबिलिटी पैदा इतनी करें कि वो ये सब कुछ इम्पोर्ट करने की सख्त। हम बार बार ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि किसी तरीके से इस पैदावार को बढ़ा लिया जाए। या पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल कपास की एक किल्लत है पिछले 7-8 साल से। इसका हल हमेशा, चाहे सरकार हो, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे इवन एस्टैब्लिशमेंट हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वो इसी बात पे फोकस होता है कि किस तरीके से इस कपास को आप लोकली प्रोड्यूस कर लें। इसका ताल्लुक फूड इनसिक्योरिटी से हालांकि नहीं है, लेकिन अगर हम कपास की एग्जाम्पल लें तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। पिछले 7-8-10 सालों में जो हमने मानसून में चेंजेस देखी हैं, या जब क्लाइमेट चेंज के वजह से जो वेदर पैटर्न में तब्दीली देखी है, हमने ये देखा है कि यस, किसानों को कपास ग्रो करने में फायदा भी होता है। लेकिन अगर बारिश शदीद हो जाए या सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो उसके नतीजे में किसानों की कपास की पूरी पूरी फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में कपास से हटके चावल, मेज यानी कि कॉर्न या गन्ने और ऐसी फसलों की तरफ शिफ्ट हुए हैं। इवन वाटरमेलन, तरबूज जो है, उसकी तरफ भी शिफ्ट हुए हैं जो पहले कपास ग्रो करते थे।
आलू की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्या वजह है इसकी कि भाई कपास लगाएंगे और अगर सैलाबी सूरत पैदा हो गई या बारिश ज्यादा हो गई, हद से ज्यादा हो गई, तो ये पूरी फसल पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। चावल नॉर्मल कंडीशंस में अगर बारिश थोड़ी ज्यादा भी हो तबाह नहीं होता, गन्ना तबाह नहीं होता। तो अब इसका हल क्या है मेरे भाई? इसका हल ये है कि आप कपास अगेन इंपोर्ट करने की सकत पैदा कीजिए। वो हमारे पास वो सकत कैसे पैदा होगी? वो सकत ऐसे पैदा हो सकती है कि या तो हम दूसरी इंडस्ट्रीज में अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं या ज़र मुबादला बढ़ाएं किसी और तरीके से, या वो इस तरीके से भी हो सकता है कि भाई आप उन्हीं सेक्टर्स में, इसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में रहते हुए, जिन फसल में पाकिस्तान अच्छा साबित हुआ है पिछले 10 सालों में, हम उनकी पैदावार बढ़ाएं। हम किसानों को और ट्रेडर्स को इजाजत दें कि वो उनकी ट्रेड इजीली कर सकें, उनकी एक्सपोर्ट कर सकें, और उस एक्सपोर्ट से जो हम ज़र मुबादला कमाएंगे, उससे हम गंदम मंगवा लें, उससे हम कॉटन मंगवा लें, उससे हम सोयाबीन मंगवा लें, उससे हम पाम ऑयल मंगवा लें। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हम मेज यानी कि कॉर्न जो है, हम पिछले 10 सालों बल्कि 20 सालों में पाकिस्तान ने कॉर्न के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। पाकिस्तान की क्रॉप यील्ड यानी कि पैदावारी सलाहियत जो है मेज के अंदर इज एट पार विद अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड एवरेज से बेहतर हम मेज प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास अच्छे सीड है, हमारे पास एक वैल्यू चेन बहुत अच्छी है, पोल्ट्री में कंज्यूम होता है, बाकी चीज कॉर्न जो है उसकी प्रोडक्शन डेयरी में और लाइव स्टॉक के फीड के तौर पर इस्तेमाल होती है। बहुत अच्छा फॉर्डर माना जाता है इसको। और पाकिस्तान हैज डन ट्रेमेंडसली वेल इन दिस इंडस्ट्री। आप क्या कर सकते हैं? आप इसी मेज का एरिया बढ़ाइए, मेज की पैदावार इतनी इंप्रूव कीजिए कि आप मेज एक्सपोर्ट कर सकें इन टू अदर कंट्रीज। और ये बात सच है कि चाइना जैसी कंट्रीज में मेज का डेफिसिट है। वो मेज इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, ब्राजील से, दूर दूर ममालिक से। आप चाइना को आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना आपसे एक्सपोर्ट करना भी चाहता है, लेकिन जिस लम्हे गवर्नमेंट इजाजत देती है एक्सपोर्ट करने की, फौरन से पोल्ट्री एसोसिएशन, डेयरी एसोसिएशन, कैटल एसोसिएशन, इन सब के इश्तहारात अखबारात में से पब्लिश होना चले शुरू हो जाते हैं कि नहीं एक्सपोर्ट हो गई तो इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ गई लोकल मार्केट में तो किल्लत पैदा ना हो जाए, फिर दूध की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, मुर्गी की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। कोई बात नहीं, बढ़ने दीजिए। अगर इनकी प्राइसेस बढ़ गई तो क्या होगा? अगर एक्सपोर्ट में इसकी बढ़ गई तो इसका मतलब यह है कि किसान को वो प्राइस मिलेगी जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है। जब किसान का फायदा होगा तो वो अगले साल और मेज लगा। थोड़ी प्राइसेस लोकल मार्केट में बढ़ेंगी, लेकिन फिर आप दूध की वही प्राइस दे रहे होंगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में चलती है, जो कि चाइना में है, जो कि बाकी ममालिक में है। बीफ की प्राइसेस बढ़ बढ़ सकती है, यकीनन बढ़ेंगी। पोल्ट्री की प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाए। लेकिन क्या ये क्यों ये जरूरी है कि आप अपने किसान का भी नुकसान करें बाय पेइंग द फार्मर लेस देन व्हाट द इंटरनेशनल मार्केट रेट है, और आप अपने कंज्यूमर का भी नुकसान करें? क्योंकि अगर आपने उससे इंटरनेशनल मार्केट रेट फार्मर को ना दिया और किसान को लगा कि उसको उतना फायदा नहीं हो रहा जितना उसका वो हकदार है, तो शायद अगले साल वो कम मेज लगाए, शायद वो मेज में उतनी इन्वेस्टमेंट ना करे जितनी वो कर सकते। तो आपके मसाइल का हल ये, आपकी मसाइल का हल ये नहीं है। आप चावल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चावल में पिछले साल शदीद सैलाब की वजह से नुकसान फसल के हुए और एक्सपोर्ट शायद इस साल नुकसान का शिकार हूँ और यकीनन डिक्लाइन करेंगे, तकरीबन कोई $500 million से लोअर होंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन चावल एक ऐसी फसल है फॉर एग्जांपल जिसकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ रही हैं। चावल बासमती अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यू अर्न एज मच एज $1100 पर टन, जो कि मेज के मुकाबले में, गन्ने के मुकाबले में, चीनी के मुकाबले में एक बहुत अच्छी क्रॉप है फॉर एक्सपोर्ट। जो हाइब्रिड राइस है उसकी, जो सिंध में ग्रो करता है, उसकी डिमांड चाइना में, ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। और आप अगेन चावल में भी अच्छे हैं कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। मेज के मुकाबले, सॉरी, गंदम के मुकाबले में, गन्ने के मुकाबले में, कपास के मुकाबले में आप हाइब्रिड राइस में आपकी यील्ड्स मुनासिब। और हाइब्रिड राइस वो वैरायटी है जो लोकली कंज्यूम भी नहीं की जाती, यानी कि अगर आप हाइब्रिड राइस सारा का सारा एक्सपोर्ट भी कर देंगे, जो कि तकरीबन 90% एक्सपोर्ट होता है, इसका लोकल प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं। सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये कर सकती है कि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करे, किसान को इंसेंटिवाइज करे कि वो ज्यादा हाइब्रिड राइस लगाए, ज्यादा बासमती राइस लगाए, इसको एक्सपोर्ट करे, ताकि उस एक्सपोर्ट से जो अर्निंग्स होती हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकें कॉटन की इंपोर्ट के लिए, उनको इस्तेमाल कर सकें हम सोयाबीन की इंपोर्ट के लिए, उसको इस्तेमाल कर सकें हम पाम ऑयल के बाद। अब सवाल ये है कि हम कॉटन की या गंदम की या पाम ऑयल की
प्रोडक्टिविटी क्यों बेहतर नहीं कर सकते? एक तो मैंने आपको उसका पहला जवाब ये दिया कि आपकी शायद क्लाइमेट सूटेबिलिटी या लैंड सूटेबिलिटी ही नहीं है कुछ क्रॉप्स के लिए, सच एज पाम ऑयल, सच एज सोयाबीन। बट कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जहाँ की आपकी सूटेबिलिटी है, आप उसे ग्रो भी बहुत करते हैं, जैसे गंदम है, जैसे कपास है। लेकिन ओवर द लास्ट 10-20 ईयर्स आपने अपनी, या शायद गंदम के केस में तो शायद ओवर द लास्ट 50-70 ईयर्स आपने अपनी लोकल मार्केट को इस कदर डिस्टॉर्ट कर दिया है कि यहाँ प्रोडक्टिविटी जो है, यहाँ पे यील्ड जो है, यहाँ पैदावारी सलाहियत जो है, वो इतनी खराब है कि आप ओवरनाइट या एक सीजन में या एक साल में इसको बेहतर भी नहीं कर सकते। अगर हम कपास की एग्जांपल लें, तो एक तो यकीनन क्लाइमेट चेंज का मसला वो फेस करती है, दूसरा वो एक और मसला ये फेस करती है कि कपास के आपके पास लोकल मार्केट में अच्छे सीड्स ही नहीं। सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर किसान एक कपास की सीड का बैग खरीदता है और उसमें 100 सीड्स होते हैं, और वो 100 सीड्स अपने खेत के एक एकड़ पे लगाता है, तो उस 100 में से सिर्फ 50 से 60 सीड्स ऐसे होते हैं जो कि जर्मिनेट करते हैं। बाकी 40 सीड्स बेकार हैं, क्योंकि कपास का सीड लोकल मार्केट में है इतना। तो क्या आप इस सिचुएशन को एक साल में बदल सकते हैं? आप इसको नहीं बदल सकते, क्योंकि कोई भी अच्छा सीड बनाने के लिए आपको तहकीक करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, उसका ओवर मल्टीपल सीजन, 3 से 5 सीजन तक उसके ट्रायल्स करने होंगे, अक्रॉस द कंट्री ट्रायल्स करने होंगे। शायद पंजाब में डिफरेंट वैरायटी इस्तेमाल करनी पड़े, सिंध में डिफरेंट वैरायटी इस्तेमाल करनी पड़े, और जब आपको इन ट्रायल से अच्छे नतज ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड नजर आने शुरू हो 3 से 5 साल में, तब जाके आप कहेंगे ठीक है, अब इस सीड की लोकल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन के बाद इसको कमर्शियली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि इस सीड को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम ये मॉनिटर करें कि कोई अनस्क्रप्यूलस एलिमेंट जो है वो इस सीड को ऐसे मल्टीप्लिकेट ना कर दे कि इसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो। अब क्या ये हम ओवरनाइट कर सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते, विच मीन्स अगर आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है तो उसके लिए इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपने इम्पोर्ट के ऊपर सहारा करना। तो उसका अगेन उसका हल ये है कि आप अपनी दूसरे मामलात में, दूसरी इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट्स इतने जल्दी और इतने हद तक बढ़ाएं कि आपके लिए कपास इंपोर्ट करना एक प्रॉब्लम ना आए। गंदम के केस में, जो कि हमारा बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी का मसला है, हम सरकार ने क्या किया, सरकार पिछले 50-60 साल में फार्मर को एक गारंटीड प्राइस देती रही, जो कि अफेक्टिवली, नॉट इन टेक्निकल टर्म्स बट इन इफेक्ट, उसके लिए इंश्योरेंस का काम करता है। फार्मर को एक हमेशा एक गारंटीड प्राइस मिलती है, तो उसको पता होता है कि मैं, अगर मैं इन्वेस्ट कम करूंगा अपनी क्रॉप में, अपने खेत के ऊपर, और मेरी एक परमानेंट मुझे एक प्राइस मिल रही है, तो उसके बदले मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंटैक्ट। गंदम के केस में हमारा इंटरनेशनल मार्केट से 50 सालों तक कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम इंपोर्ट करने देते हैं ट्रेडर्स को ओपनली, ना हम एक्सपोर्ट करने देते हैं जब हमारे पास सरप्लस होता है ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट। जब सरप्लस होता है सरकार वो खरीद के बैठ जाती है, जब इंपोर्ट होता है तो सरकार खुद इंपोर्ट, जब शॉर्टेज होती है तो सरकार खुद इंपोर्ट करती है और उस इंपोर्ट को लोकल मार्केट में खुद अपने हाथ से बांटती है। जब वो इंपोर्ट करती है तो अगर प्राइसेस महंगी होती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो सरकार को उसके लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उस पर एक और सब्सिडी देनी पड़ती है, यानी कि वो महंगी चीज डॉलर में इंपोर्ट करती है, दरों मुबादला खर्च करती है, और लोकल करेंसी में पीकेआर के टर्म्स में उसके ऊपर सब्सिडी भी देती है, तो अपना दो जगह नुकसान करती है। गन जो लोकल प्रोडक्शन होती है उसमें क्या करती है, लोकल प्रोडक्शन में पहले फार्मर को ऑर्डिनरीली अक्सर औकात, पिछले 2-3 साल में नहीं लेकिन अक्सर औकात, मार्केट से ऊपर का रेट देती है, इंटरनेशनल मार्केट से ऊपर का रेट देती है। लेकिन फिर लोकल मार्केट में रोटी और फ्लावर की प्राइसेस को स्टेबलाइज रखने के लिए फ्लावर इंडस्ट्री को वही गंदम जो उसने सरकार ने महंगी खरीदी होती है वो सस्ते दामों में बेचती है, और अगेन नुकसान बर्दाश्त करती है। वीट मार्केट की, कमोडिटी मार्केट में जो सरकार का फुटप्रिंट है, उसका कमोडिटी ऑपरेशन डेट पिछले साल 1 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर गया, यानी कि सरकार ने पिछले 50 साल में इतना नुकसान किया है गंदम के अंदर, या तो खरीदारी करते हुए, या बेचते हुए, या इंपोर्ट करते हुए, या बांटते हुए, कि उसका उसने अब तक 1 ट्रिलियन रुपीस बोरो कर लिए फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, जो कि वो अदा नहीं कर सकती, और हर साल नया नया डेट लेती रहती है। ये बिल्कुल एक सर्कुलर डेट है, उसी तरीके से जैसे आपका एनर्जी मार्केट में, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में, गैस मार्केट में एक सर्कुलर डेट है। आप इस मुताबिक क्या कर सकते हैं? आप इस मुताबिक शॉर्ट रन में कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने इंसेंटिव्स ऐसे क्रिएट कर दिए
कि मार्केट में फार्मर के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं बचा ओवर द लॉन्ग रन कि वो अपनी सलाहियत, प्रोडक्टिविटी को या अपनी पैदावारी सलाहियत को इम्प्रूव करे। तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में से अच्छे बीज कम होते चले गए, या ओवर टाइम आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़ी नहीं और उसी लेवल पे रही जिस लेवल पे वो 20 साल पहले थी या 10 साल पहले थी। मीनवाइल आपकी आबादी बढ़ती रही, आपकी लोगों की इनकम बढ़ती रही, तो वो गंदम कंजम्पशन या फ्लावर कंजम्पशन या रोटी कंजम्पशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। आज के हालात में पाकिस्तान की गंदम की डिमांड है 30 मिलियन मेट्रिक टन, और शायद इस साल हम 25 मिलियन मेट्रिक टन भी ना प्रोड्यूस कर सकें। यानी कि 5 से 6 मिलियन मेट्रिक टन का इस साल, आने वाले साल में हमें शॉर्टफॉल होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप अगेन वही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं कि बाहर से बहुत सारी गंदम इंपोर्ट करें, बहुत सारा जर मुबादला खर्च करें, गंदम पे इतना जर मुबादला खर्च कर दें कि आपको बाकी चीजों की इम्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगानी पड़े, और फिर उस गंदम को लोकल मार्केट में प्राइसेस मेंटेन करने के लिए सस्ते दामों फ्लावर मिल्स को बेचें, जो कि शायद उससे आटा ना बनाए, उससे मैदा बना लें। चाहे वो उससे आटा ना बनाए, सूजी बना लें, क्योंकि वो मैदा और सूजी महंगे दामों में बेच सकते हैं और आपके पास इसकी मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। या आप ये कर सकते हैं कि आप किसानों से कम गंदम खरीदें, किसानों को आप गंदम ओपन मार्केट में बेचने दें ताकि उनको वो रेट मिले जो मार्केट का रेट है, जो कि अच्छा रेट है। अगर किसान उसको स्टोर करना चाहता है और स्टोर करके लेटर 6 महीने बाद बेचना चाहता है, तो उसके पास ये राइट होना चाहिए। आप किसान से जबरदस्ती गंदम ना खरीदें। ये गंदम उस प्राइस पे मार्केट में बिके टू द फ्लावर मिल जो इसका राइट है। फ्लावर मिल को जब महंगी गंदम मिलेगी और रोटी की प्राइसेस शायद थोड़ा हद तक बढ़ जाए, तो शायद किसान उससे शायद फ्लावर मिल जो है उससे वो आटा बनाए। इसका हल क्या होगा? इससे यकीनन रोटी की, आटे की प्राइसेस यकीनन बढ़े, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर चावल सस्ता है उसके मुकाबले में, तो शायद लोग इन द शॉर्ट रन, इन द मीडियम रन, कुछ हद तक अपनी कंजम्पशन उन सस्ते रिसोर्सेज पे शिफ्ट कर दें जो एक गंदम से सस्ते हैं। पूरे ईस्ट एशिया में, पूरे चाइना में, इवन इंडिया में, जहाँ हम कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट का कल्चर और कुजीन जो है सिमिलर है, चावल ज्यादा कंज्यूम किया जाता है गंदम के मुकाबले में, क्योंकि गरीब मुल्कों में, गरीब ममालिक में या कम आमदनी वाले ममालिक में चावल सस्ता है, और चावल सस्ता पड़ता है काफी ज्यादा आवाम को कंपेयर टू गंदम। गंदम उन ममालिक में ज्यादा कंज्यूम होता है सच एज यूरोप, जहाँ की अवाम हिस्टोरिकली हमारे मुकाबले में जो कंसिडर की जाती है रिचर कंट्रीज या अपर इनकम कंट्री। अमेरिका में, जो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, चावल की कंजम्पशन गंदम के मुकाबले में या आटे के मुकाबले में या ब्रेड के मुकाबले में ना होने के बराबर। तो गंदम फ्रैंकली स्पीकिंग अमीर ममालिक का जरिया फूड या जरिया कंजम्पशन है, ना कि गरीब ममालिक। कुछ हद तक आपको इस चीज को अलाउ करना होगा कि आप लोगों को चावल के ऊपर, यकीनन वो एक पुअर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है गंदम के मुकाबले में, इसमें कोई शक नहीं। बट इन द शॉर्ट रन अगर आपने लोगों की ग़िज़ाई जरूरियात पूरी करनी है, तो आपको आवाम को उस तरफ माइल करना होगा कि थोड़ा नज हो चावल की जाए। और क्या कर सकते हैं आप इसके साथ? लेकिन ये भी कर सकते हैं कि नेबरिंग इंडिया, जहाँ पे गंदम के बीजों के ऊपर रिसर्च हुई है और जहाँ की पैदावारी कंडीशंस, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड लैंड फर्टिलिटी वगैरह, एटलीस्ट पंजाब की हद तक ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न पंजाब के सिमिलर हैं। आप अच्छे सीड्स इंडिया से इंपोर्ट करें और अगले सीजन में, ना कि इस सीजन में, अपने फार्मर्स को वो बीज लगाने दें इमरजेंसी सूरत हाल पे, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर, ताकि आपकी पैदावारी सूरत हाल या पैदावारी सलाहियत एटलीस्ट 10 to 15% बढ़ सके। इंडिया के की पैदावारी सलाहियत गंदम के केस में 3.5 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर है, कंपेयर टू पाकिस्तान जो कि 2.9 2.8 के दरमियान रहता है। ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर आपकी ये पैदावारी सलाहियत अगले साल 10% से बढ़ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका शॉर्टफॉल 5 मिलियन मेट्रिक टन से 2.5 मिलियन मेट्रिक टन रह जाए। आप ये कर सकते हैं। आपके पास इन मसाइल के कुछ हल मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। हिम्मत कैसे पैदा करनी पड़ेगी? क्योंकि हिम्मत ये करनी पैदा पड़ेगी जब आप फ्लावर मिल्स को सस्ता आटा देना बंद करेंगे, तो वो चीखेंगे, पुकारेंगे, क्योंकि जाहिर है उनकी वहां पे मौजें लगी हुई हैं। वो सरकार से सस्ता गंदम खरीदते हैं और उससे आगे मैदा बना के बेचते हैं। तो उनका जब सस्ता गंदम उनको मिलना बंद होगा, तो उनके मैदे पे जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो थोड़े अफेक्ट होंगे। ये एक लॉबी है, ये रोएगी। आपने इसको रोने देना, थोड़े अरसे रोने देना है, और आपने इसको उनको अलाउ करना है
शॉर्ट रन में आप अपनी पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ा सकते एक सीजन में, क्योंकि अब तो गंदम की प्रोडक्शन का सीजन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अप्रैल में कटाई शुरू हो चुकी है पंजाब में, सिंध में कटाई मुकम्मल हो चुकी है। तो अब तो जो हो गया वो अगले साल के लिए आप अच्छा सीड इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके बराबर एक सूबा इंडिया का पंजाब मौजूद है, ईस्टर्न पंजाब मौजूद है, जहाँ पे अच्छी पैदावारी सलाहियत के सीड्स अवेलेबल हैं। आपको थोड़ी सी अपनी अना को मारना पड़ेगा। इसमें एक कैवियाट, वो कैवियाट क्या है मेरे ख्याल में, और मैं बहुत सारे लोगों से इस बात पर डिसएग्री करता हूँ, बहुत सारे बड़े लोगों से इस बात पर डिसएग्री करता हूँ, तो ये कि कोई भी मुल्क एग्रीकल्चर या फार्मिंग के थ्रू अमीर नहीं होता। चाइना, यूएस, ब्राजील, अदर कंट्रीज, इंडिया एग्रीकल्चर पे पैसा लगा के अमीर नहीं है। पहले वो अमीर होते हैं, और जब वो अमीर हो जाते हैं, उनकी स्टेट के पास फिस्कल सरप्लस होता है, उनकी अवाम के पास एक्सपोर्ट सरप्लस होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, डॉलर्स की भरमार होती है, वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, अवाम की सूरत हाल बढ़ जाती है, अवाम की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, इनकी खरीदारी करने की सलाहियत बढ़ जाती है। तब जब आपके पास एक ये सरप्लस इनकम, ये सरप्लस वेल्थ होती है, वो वापस री इन्वेस्ट होती है इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर, और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की जो पैदावारी सलाहियत है वो इम्प्रूव की जाती है। तो चाइना ने पहले टेक्सटाइल में, इंडिया ने पहले आईटी में, यूएस ने पहले बैंकिंग एंड सर्विस सेक्टर में तरक्की करी, ये ममालिक अमीर हुए, और जो सरप्लस वेल्थ इन कंट्रीज में क्रिएट हुई, उस सरप्लस वेल्थ को इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने, इंडस्ट्रीज ने, बिजनेसमैन ने वापस री इन्वेस्ट किया इनटू एग्रीकल्चर एंड फार्मलैंड, और टेक्नोलॉजी लाए, और मशीनरी लाए, और बेहतर सीड्स पैदा किए, आर एंड डी किया, बायोटेक्नोलॉजी लेकर आए, ड्रिप इरिगेशन लेके आई, मैकेनाइजेशन लेके आए, ये मेथड्स। क्योंकि आपके पास पहले इतने पैसे होने चाहिए कि आप बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम, अच्छे सीड्स के ऊपर तहकीक, या इवन अगर आपने आवाम को सस्ता आटा से प्रोवाइड करना है, या आपने फार्मर का सरप्लस खरीद लेना है, तो आपके पास पहले फिजिकल सरप्लस तो इतना हो कि आप इंडिया में, फॉर एग्जांपल जो बात मैंने कही कि पाकिस्तानी सरकार सस्ता गंदम खरीद लेती है फार्मर से महंगे रेट पे, इंडिया एग्जैक्टली यही करता है। लेकिन इंडिया के पास इतनी फिजिकल स्पेस है कि वो ये कर सकते। आपके पास फिजिकल स्पेस है, आप तो बल्कि आपके पास फिजिकल स्पेस इतनी महदूद है कि आप उल्टा लोगों का और अपना नुकसान कर लेते हैं बाय इंटरवीनिंग इन लोकल मार्केट। तो पहले आप फिजिकल स्पेस पैदा करें, पहले आप लोगों को अमीर करें। लोग जब अमीर होंगे, तो या तो वो महंगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स खरीदने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, या जब लोग अमीर होंगे तो वो वापस री इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ब्राजील में उन्होंने किया, जैसे चाइना में किया, इनटू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ाएंगे कि मैकेनाइजेशन के थ्रू, अच्छे सीड्स के थ्रू, अच्छी प्रैक्टिसेस के थ्रू, बेहतर इरिगेशन के थ्रू वो ये सिस्टम्स अफोर्ड कर सकें और अपनी पैदावारी सलाहियत इंप्रूव करें। फूड सिक्योरिटी भी आ जाएगी, एक्सपोर्ट सरप्लस भी आ जाएगा। तो ये तरीका है आगे। और अगेन ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपका फार्मर गरीब है। जब तक फार्मर इतना हो गरीब, जब तक फार्मर के पास सिर्फ इतने पैसे होंगे कि वो सिर्फ इतने पैसे बचा सके कि अगले सीजन के लिए इनपुट्स खरीद सके, स्प्रेस खरीद सके, फ्यूमिगेशन खरीद सके, सीड खरीद सके, बस। जब उसके पास पूरे पैसे ही नहीं है, तो मैकेनाइजेशन के थ्रू, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा? तो आपने जो सीक्वेंस है ना, उसको तब्दील करना। अपने दिमाग में सीक्वेंस ये बिठाना है कि हमने पहले अमीर होना है, चाहे आईटी के थ्रू अमीर हो, चाहे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के थ्रू अमीर हो, चाहे माइनिंग के थ्रू अमीर हो। जिस तरीके से आप पहले अमीर होंगे, आपके पास एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट होगी, वो एक्स्ट्रा वेल्थ जाके री इन्वेस्ट होगी इंटू एग्रीकल्चर। लोग ये करते हैं, बाकी ममालिक ने ये किया, आपको भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? ये तो जब लोग अमीर हो जाएंगे, जब आपके पास, मेरे पास महंगा सेब, महंगा आम, महंगे फल खरीदने की सलाहियत होगी, तो ये जो ये बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो ये देखेंगे कि यार, अगर मैं एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं साइलोज बनाता हूँ, मैं स्टोरेजेस में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सीड मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो हाँ, लोकल मार्केट में सलाहियत है कि वो महंगी चीजें खरीद सके। तो ठीक है, मैं यहाँ पे स्टोरेजेस लगाऊंगा, मैं पैसे लगाऊंगा, और फिर जब ये मैं सुपर मार्केट्स में बेचूंगा, तो लोगों के पास कुव्वत खरीद है, वो ये खरीद सकेंगे, मैं भी मुनाफा कमाऊंगा। तब जाके ये बड़े बिजनेस ग्रुप्स
टेक्सटाइल के अलावा एग्रीकल्चर में भी आएंगे, फूड मार्केट्स में भी आएंगे, शायद फॉरेन इन्वेस्टर भी आ जाए। लेकिन जब तक आपके लोग गरीब रहेंगे तो किसको बेचेगा, वो इन्वेस्ट कर दे। लेकिन अगर आपकी आवाम के पास कुव्वत खरीद ही नहीं है महंगा चावल खरीदने की, तो वो मुनाफा कैसे कमाए। इस वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो भी पीछे रहती है। इस वजह से कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं आना चाहता, क्योंकि जाहिर है एग्रीकल्चर एक रिस्की वेंचर भी है। बारिशों से, क्लाइमेट से आपका आउटपुट बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट भी हो जाता है। तो अगर वो ये रिस्क लेगा तो उसको उसका रिस्क एडजस्टेड रिवॉर्ड मिलना भी जरूरी है। वो रिवॉर्ड ऐसे मिलेगा जब लोग अमीर होंगे या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास दोनों जराए हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।